ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम कॉमन एरर्स इन फंक्शन देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस की बात की थी और उस पर रिलेटेड प्रैक्टिकल भी किया था। तो उस हवाले से आप लास्ट वीडियोस को देखें। लेकिन इस वीडियोस में स्पेशली हमने कॉमन एरर्स इन फंक्शन, जो हम प्रैक्टिकली फंक्शंस करते हैं और उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते प्रैक्टिस करते हुए या अप्लाई करते हुए, तो उनको हम पहले से अगर टैकल कर लें तो हम कम वक्त में अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम फंक्शंस को अप्लाई करते हैं और उसमें देखते हैं कि गलती कौन कौन सी हो सकती है जो हम कर रहे होते हैं और जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए कि ऐसी गलतियां ना हो जब हम फंक्शन राइट ऑफ कर रहे होते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि एंटर नंबर विदाउट फॉर्मेटिंग। जब हम फंक्शन लिखें तो हमें विदाउट फॉर्मेटिंग जो है नंबर एंटर करना चाहिए। लाइक अभी मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखे देता हूँ सम का। ठीक है, अच्छा, अब सम का फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल 10,000 लिख रहा हूँ, तो मैं 10,000 को मैं इस तरह से कॉमा नहीं पुट कर सकता, ये मुझे इस अंदाज से नहीं प्रॉपर कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, एक्चुअली मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ 10,000 प्लस कॉमा जो है 34 के साथ हो जाए। देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, ये तो 44 आ गया रिजल्ट। ठीक है, इसने क्या लिया, इसने 10 को लिया, फिर कॉमा 0 को लिया और फिर कॉमा 34 को लिया। यानी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाह रहे हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होगा, जस्ट लाइक इस तरह से कि आपको क्या लिखना है। अगर मैं 10,000 के साथ करना चाह रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 10,000 उतने फिगर्स डालूंगा और फिर जो है 34 के साथ करना चाहता हूँ अगर, तो ये करूँगा। ये देखेंगे अब आकर के वो इस अंदाज से कैलकुलेट होगा। तो इसे कहते हैं कि आप फंक्शन के अंदर नंबर्स में किसी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करें, फॉर्मेटिंग के बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स लगाएं, तब जा कर के आप इसको सही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्या इशू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंक्लूड द पाथ टू एक्सटर्नल वर्कशीट। अच्छा जी, ये हमारे पास एक वर्कशीट है जिसका हमने तस्करा किया। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो वर्कशीट होनी चाहिए, वर्कबुक होनी चाहिए जिसमें हमने ये काम करने हैं। ठीक है, ये देखिएगा दोबारा से कि इंक्लूड द पाथ टू एक्सटर्नल वर्कबुक। एक्सटर्नल वर्कबुक का मतलब है कि जिस वर्कबुक में मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, वो मेरी इंटरनल वर्कबुक होगी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और जिस से मैंने डेटा और लेना है इस फंक्शन के लिए वो मेरी एक्सटर्नल होगी। मैंने इसलिए दो वर्कशीट खोली हुई हैं, एक का देखिएगा वर्कबुक 1 है और दूसरा देखिएगा वर्कबुक मेरे पास 2 है। ठीक है, अब मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं सम करना चाह रहा हूँ 2 वैल्यूज़ को। एक वैल्यू तो मेरे पास वर्कबुक 1 में पड़ी है, लाइक मैं वहाँ जा करके एक मेंशन कर देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया 50। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ रिजल्ट मुझे यहाँ मिले तो मैं इधर ही रहते हुए मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और ये देखिएगा इसको मैं पहला आर्गुमेंट सेलेक्ट करता हूँ जो कि 50 मैंने यूज़ करना है। ये मेरी है वर्कबुक 1। अब दूसरा आर्गुमेंट जो इस फंक्शन में मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं पहले से सम लिखूँ ताकि मैं फंक्शन को प्रॉपर लिख सकूँ। पहला आर्गुमेंट सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊँगा और अब मैं दूसरा आर्गुमेंट लेना चाह रहा हूँ और इस वर्कबुक 1 से नहीं लेना चाह रहा बल्कि मैं एक एक्सटर्नल वर्कबुक है जिससे मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक्सटर्नल वर्कबुक भी खोल रखी हुई है, तो मैं उधर जा करके ये क्लिक करता हूँ। देखें जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ऊपर अगर आप एड्रेस बार में नोट करें तो ये मुकम्मल एड्रेस आ रहा होगा कि ये G8 जो है आपके पास मौजूद है वो आपका वर्कबुक 2 का है, उसकी शीट 1 का है और ये G7 के साथ एवेलुएट होने जा रहा है, कैलकुलेट होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ आकर आप इसकी ब्रैकेट ऑफ कर दें, क्लोज कर दें, ये पेयर मुकम्मल कर लें और एंटर प्रेस करें। ये देखें आप वर्कबुक 1 में तशरीफ़ लाएँ तो आपको एक मुकम्मल जो है 95 जो है इसका मिल रहा है, किन दो वैल्यूज़ का, जो कि 50 आपकी पड़ी है वर्कबुक 1 में, यानी उसकी शीट 1 में वैल्यू पड़ी है, और जो दूसरी वैल्यू है वो 44 है जो कि वर्कबुक 2 की शीट 1 में पड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने दरअसल ये किया कि हमने दो डिफरेंट वर्कबुक्स को उसमें मौजूद आर्गुमेंट्स को कैलकुलेट किया, उसमें फंक्शंस को अप्लाई किया। अब इशू ये होता है कि आप प्रॉपर एड्रेसिंग नहीं दे पाते। जब आप प्रॉपर एड्रेसिंग नहीं दे पाते तो आपका कैलकुलेट भी नहीं होता। लाइक मैं थोड़ी एड्रेसिंग चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कैलकुलेट की है वर्कबुक 1 और वर्कबुक 2 के दरमियान उनमें मौजूद पड़ा हुआ डेटा। अब मैं वर्कबुक 2 की बजाय यहाँ वर्कबुक 3 लिखता हूँ
एंटर करता हूँ तो ये देखें एंटर जो मैंने किया तो ये मुझे नहीं मिल रहा कि वर्कबुक 3 कहाँ है। ये फ़ौरन आपको ले जाएगा, आपको कहेगा जी आप पहले वर्कबुक 3 ढूंढें कि वो वर्कबुक 3 कहाँ पड़ी है, उसको सेलेक्ट करें और फिर जाकर वो वर्कबुक के अंदर वो वर्कशीट ढूंढें और वो आर्गूमेंट सेलेक्ट करें जो आप इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वर्कबुक 3 है ही नहीं तो इसीलिए मैं कैंसिल करता हूँ और ये देखें ये रेफरेंस आपका मिसमैच हो गया। ठीक है, इसे आप रेफरेंस का एरर भी कहते हैं। अब इसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए अगेन वही कि मैं वर्कबुक 2 यानी बुक 2 को रेफर कर रहा हूँ, बुक 2 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये 2 ही यूज़ करूँगा तो तब जाकर मेरा फंक्शन सही रिजल्ट दे पाएगा। तो ये था इशू कि जब आप एक्सटर्नल वर्कबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर मुकम्मल पाथ देना है। अगर पाथ नहीं दे पाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है जी, रेफरेंस टू द अदर वर्कशीट नेम शुड बी मेड इन सिंगल कोटेशन। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी वर्कबुक एक ही है और शीट्स आपकी जो हैं वो मल्टीपल शीट्स हैं। देखें जी आपके पास वर्कबुक एक है, जैसे कह रहे हैं बुक 1 कहा जाता है, और इसके अंदर देखें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 है। ठीक है, अब इसके दरमियान कैलकुलेशन करते हैं। एक मैं फर्जी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ जो कि मेरे पास है शीट 1 जिसमें मैंने लिखा है वो सेल नंबर है G13 जिसमें मैंने ये 67 वैल्यू लिखी है। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं देखें फंक्शन लिखूँगा, ठीक है, सम का और इक्वल्स टू, अब मैं आऊँगा वर्कशीट 2 पर। वर्कशीट 2 पर आकर मैं किसी सेल को क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर जो है मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर। लेकिन उससे पहले याद रहे कि मुझे दरअसल फंक्शन को ठीक से लिखना है, उसके मुकम्मल आर्गूमेंट्स देने हैं। मैं पहले ये आर्गूमेंट सेलेक्ट कर लूँ जिसको मैंने इस्तेमाल करने हैं, जिसको मैंने कैलकुलेट करने हैं, कॉमा लगाऊंगा और मैं फिर दूसरी या तीसरी वर्कशीट पे जाऊंगा जहां मेरे पास कुछ और वैल्यू पड़ी है, मैं उसको टिक करूंगा, क्लिक करूंगा, तो फिर मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और इस तरह से ये दूंगा। ये देखें ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास G13 जो मेरी शीट 1 है और शीट 2 का E8 उसमें से एक इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ E8 में, ये देखें E8 कौन सा बनता है आपका, ये E8 बनता है। आप यहाँ कुछ वैल्यू लिखें, फॉर एग्जांपल मैं 100 लिखता हूँ, तो अब आप शीट 1 का रिजल्ट देखिएगा, ये 167 आ गया, इसमें उसने 100 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो एड्रेसिंग यहाँ भी आपको ख्याल रहेगी कि एड्रेसिंग जो है आपने सही देनी है। एड्रेसिंग सही नहीं देंगे तो आपके रिज़ल्ट भी ठीक से नहीं आएगा। मैं अगर शीट 3 कर देता हूँ तो ये देखें रिज़ल्ट फिर गलत हो गया कि क्योंकि इस दफ़ा मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ वो मैं शीट 3 को कर रहा हूँ। अगर मैं चेंज कर देता हूँ, शीट 4 कर देता हूँ, तो एंटर करता हूँ तो ये मुझे फिर कहेगा कि आपकी शीट 4 इस वर्कबुक 1 में तो नहीं है, तो आप किसी और वर्कबुक की बात कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं इसको, ये देखें मिसमैच रेफरेंस का आ जाएगा। तो आपको जब भी मल्टीपल शीट्स के दरमियान काम करना हो या मल्टीपल वर्कबुक के दरमियान काम करना हो, आपको प्रॉपर एड्रेसिंग या पाथ देना होगा ताकि आपकी वर्किंग ठीक से हो पाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इशू की जानिब। नेक्स्ट इशू है जी, यू मस्ट एंटर एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिखे देता हूँ। अब मैं एक सम का फंक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार सम ही का क्यों करता हूँ, बिकॉज अप्लाई करने के लिए तो एक ही बहुत होता है, लेकिन क्योंकि मुझे जो है क्या नाम है प्रैक्टिस करानी है, इसलिए आपको इसी फंक्शन के जरिए करा रहा हूँ। ये मतलब रूल एक ही है जो सब पे अप्लाई होता है, चाहे प्रोडक्ट करें, चाहे मैक्सिमम करें, मिनिमम करें, चाहे एवरेज लें, चाहे काउंट करें, काउंट ए करें, कोई सा भी फंक्शन लगाएं, इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे जो हमने एरर्स के हवाले से बताएं या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा मैं जो है इसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करने के बाद ये क्लिक करा और अब ये मैं ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ। दरअसल है क्या, दरअसल यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं K10, K11, K12, K13 और K14, इस पर मुश्तमिल वैल्यूज़ हैं। लेकिन इसमें मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये सारी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट होना चाहिए था, लेकिन जब मैं अपने फार्मूले की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो ये एक
ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 सेल रेफरेंसेस को कोट कर रहा है, 5वें को नहीं कर रहा। यानी मैं वो मुकम्मल आर्गूमेंट दे ही नहीं रहा जिससे मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये सही सही रिज़ल्ट आए। ठीक है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जो है वो 5, ये जो 5 दिए हुए ये आर्गूमेंट्स आने चाहिए थे, लेकिन जब मैं एक्चुअल फार्मूला पुट कर रहा हूँ वो मैं 4 वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि K10 से लेकर K13 तक है। तो इसीलिए मेरी वैल्यूज़ गलत या रिज़ल्ट मेरा मिस्टेक्स है, रिज़ल्ट में गलती है। होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आपको जब भी फंक्शन अप्लाई करना है आपको पूरे आर्गूमेंट्स अप्लाई करने चाहिए, जो आर्गूमेंट आप चाहते हैं कि ये वाले शामिल होंगे तो मेरा रिज़ल्ट कैलकुलेशन का सही आएगा, वगरना नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें अब मैंने मुकम्मल 5 वैल्यूज़ या 5 आर्गूमेंट्स या 5 पैरामीटर्स इंक्लूड कर लिए हैं अपने फंक्शन के अंदर। अब मुझे जो रिज़ल्ट मिला देखें 460 है और ये जो पुराना रिज़ल्ट है वो 404 है। इसमें 4 आर्गूमेंट्स इंक्लूड हैं और इसमें 5 आर्गूमेंट्स इंक्लूड हैं। आप इधर से भी इसको एवेलुएट या चेक कर सकते हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है कि आपको जब भी फंक्शन अप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स भी कंफर्म कर लेने हैं कि जितने आप चाह रहे हैं आपने वो सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, वो सारे अपने फंक्शन में इंक्लूड कर लिए हैं या नहीं। तो अगर नहीं किए तो उनको करेंगे ताकि आपको ये हो पाए। नेक्स्ट इशू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इशू क्या है जी हमारे पास, यूज अ कॉलन टू इंडिकेट अ रेंज। ठीक है, क्या आपको क्या यूज़ करना है, कॉलन का इस्तेमाल करना है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि रेंज में वैल्यूज़ हैं। अब हमने फंक्शन लगाना है सम का, तो हम सम का फंक्शन लगाते हैं और राइट क्लिक सम का फंक्शन लगाते हैं और हम क्या करते हैं, पहले ही आर्गूमेंट और कॉलन देना है और फिर आखिरी आर्गूमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। तो एक मुकम्मल एरे या रेंज पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। ये रेंज हो सकता है कि आपकी ये वर्टिकल हो सकता है कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो, यानी एक पूरी रो हो जिसको आप करना चाहें। लेकिन याद रहे कि जब भी आप रेंज ऑफ वैल्यूज़ को करेंगे तो आपको फर्स्ट आर्गूमेंट कॉलन लास्ट आर्गूमेंट देना होगा। ये अंदाज़ अपनाएंगे तो आपके पास सही सही कैलकुलेशन आएगी, वगरना सही सही कैलकुलेशन नहीं आएगी। यानी कॉलन जो है हमेशा रेंज ऑफ आर्गूमेंट्स के लिए होता है। नेक्स्ट इशू को देखते हैं, मैच ऑल ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। हाँ, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रहे। ये देखें, मैं अब फंक्शन लगाता हूँ सम, ठीक है, और मैं एक कोई सी वैल्यू लाइक ये वैल्यू भी और कॉमा इसके साथ वाली वैल्यू इसको मैं इंक्लूड करता हूँ। जैसे मैं इंक्लूड करता हूँ, देखिए मैंने कोई पैरेंथेसिस का पेयर मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, ये देखिए मैंने एक लगाया स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्टिंग में और फिर पहला आर्गूमेंट कॉमा दूसरा आर्गूमेंट दे करके मैंने एंटर कर लिया हुआ है। अब होगा क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचुरल बिहेवियर तो ये है कि ये जो है ब्रैकेट जो है वो मुकम्मल कर देगा पूरा पेयर, यानी या इनकम्प्लीट हैं या एक्सीड कर गए हैं या डिक्रीज़ कर गए हैं, तो फिर ये आपको इनका ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये वो थे एरर्स जो कॉमनली चेज़ किए जाते हैं, होते हैं जब हम फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं एक्सेल्स में। तो कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें इन एरर्स को कि वो एरर्स ना आए और आपका कम वक्त में एक एफिशिएंट बेहतर काम हो जाए। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह।